हेलो दोस्तों। छत्तीसगढ़ की संस्कृति सीजीपीएससी मेंस में एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं और ये बहुत ही नंबरदायी पेपर के रूप में उभरता है। दोस्तों, पेपर 6 यूनिट 3 छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे सीजीपीएससी स्ट्रेटजी की इस क्लास में, जो साकार एकेडमी की ओर से मैं विवेक पटेल लेकर के आया हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य के अंदर में हम लोगों को ज्यादातर छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति और लोक संस्कृति के बारे में प्रश्न आते हैं। इसीलिए हम लोग इसको सीजी कल्चर का पेपर बोल देते हैं। तो हमारे जो बोलने का तौर तरीका है वो इसी बात पे आधारित है कि आखिर क्वेश्चन आते कहां से हैं और कैसे आते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य जो है, ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें सामाजिक ढांचे से संबंधित प्रश्न आते हैं। खासकर छत्तीसगढ़ चूंकि जनजातीय बहुल समाज है और जनजातीय समाजों में जीवन शैली की एक शानदार विविधता मौजूद है, इसलिए यहां पर जीवन शैलियों से संबंधित, धर्म और दर्शन से संबंधित बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत वैरायटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य कहा गया है। तो दोस्तों, सिलेबस को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं कि जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो किन किन सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं, जिससे कि हमको पता चल सके कि इन टॉपिक्स के समूह में से एक क्वेश्चन आएगा, अगले में से एक क्वेश्चन आएगा, फिर अगले में से एक क्वेश्चन आएगा, इस तरह से क्वेश्चंस बंटे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, या हम लोग अगर छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो चलिए इसको कोलोक्वियल टर्म्स में छत्तीसगढ़ की संस्कृति ऐसा नाम दे देते हैं इस पेपर का। सामाजिक परिदृश्य बोलने से एकदम दिमाग में तुरंत क्लिक नहीं करता, पर सीजी कल्चर बोलने से तुरंत क्लिक करता है। सबसे पहले यहां पर जो है पेपर के दो हिस्से होंगे। एक होगा आपका जनजातीय संस्कृति, ठीक है, जनजाति और उनकी संस्कृति। दूसरा होगा आपका लोक संस्कृति, यानी कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो छत्तीसगढ़ी कल्चर है, जिसमें गीत, नृत्य, संगीत इत्यादि आते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। और इसके बाद फिर आपका छत्तीसगढ़ के संबंध में आपका त्योहार, पर्यटन इत्यादि विविध प्रकार के टॉपिक होंगे। विविध जो हमारे सांस्कृतिक टॉपिक होंगे, ये तीन सेक्शन होंगे। और इसके बाद एक चौथा सेक्शन होगा जो आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियों की समस्याओं और उनको दूर करने के उपायों के संदर्भ में होगा। तो सबसे पहले जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो जनजाति के संदर्भ में जनजातियों से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जिनको कि हम लोग ज्यादा प्री में पढ़ के आए हैं, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। जनजातियों में आपका जनजातियों का जो सामाजिक संगठन है, जनजातियों के सामाजिक संगठन से प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी जनजाति कहां निवास करती है, उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, जनजातियों का सामाजिक ढांचे में गोत्र व्यवस्था, टोटेम या गण चिन्ह, जनजातियों के धार्मिक विश्वास, जनजातियों के सामाजिक जाति पंचायतें, सामाजिक विचारधाराएं। इसके बाद फिर जनजातियों के अंदर में विवाह प्रणालियां कैसी होती हैं, पारिवारिक ढांचा जनजातियों का कैसा होता है, पूरे गांव या समाज को किस तरह से संचालित किया जाता है, ये सब हमारे सामाजिक संगठन में आते हैं। युवा गृह जो है, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो सामाजिक संगठन में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका युवा गृह से, जो कि एक विशेष सामाजिक संस्था है आपका जनजातियों के अंतर्गत में। गोत्र व्यवस्था या गण चिन्ह और टोटम व्यवस्था से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सामाजिक पंचायतों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और विवाह प्रणालियों से तो खास प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनजातियों में विवाह प्रणाली, जनजातियों के आपके धार्मिक विश्वास और उनसे जुड़े हुए जो अनेक प्रकार की विचारधारा हैं, ये आपके क्वेश्चन के रूप में आ सकती हैं। ये तो हो गया आपका एक सेक्शन। इसके बाद जो है दूसरा सेक्शन बनता है आपका, ये आपका सामाजिक ढांचे से संबंधित प्रश्न हो गए। इसके बाद हिस्सा आता है जनजातीय संस्कृति का। जनजातीय संस्कृति की जब हम लोग बात करते हैं तो जनजातीय संस्कृति में, ठीक है, जनजातीय संस्कृति की अगर हम लोग बात करें तो जनजातीय संस्कृति में हम लोग जो है आपका जनजातियों में नृत्य, गीत, त्योहार, ठीक है, वाद्य यंत्र, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, नृत्य, गीत, त्योहार, मेले इत्यादि के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे।
तो जनजातियों की सामाजिक धार्मिक मान्यताएं हम लोगों ने एक बार देख ली, जनजातियों का व्यवसाय इत्यादि जो है हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद जनजातियों की संस्कृति में नृत्य, गीत, संगीत, नाट्य, नाटक इत्यादि, त्योहार, मेले, विभिन्न प्रकार के पर्व, विभिन्न पर्वों में धार्मिक मान्यताएं, धर्म स्थल, इन सब से संबंधित प्रश्न जो है हमसे पूछे जाएंगे। तो जब इस संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति मतलब हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो भोजन, परिधान, आपसी संबंध और कलाएं, जिसमें नृत्य, गीत, संगीत इत्यादि आते हैं, वो सब यहाँ पर आपका शामिल होता है। तो ये आपका जो है एक मैंने रफ लिस्ट बनाया है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। जनजातियों के सामाजिक युवा गृह में जैसे धूमकुरिया इत्यादि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, घोटुल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, विभिन्न आदिवासी नृत्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका अबूझमाड़िया नृत्य, मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य, इन सब के सामाजिक और आपका धार्मिक महत्व इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। बस्तर का दशहरा बहुत शानदार त्योहार है, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। उसके विभिन्न चरणों को भी प्रश्न के रूप में पूछ सकता है, जगार पर्व को पूछ सकता है, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के नाट्य जैसे कि माओ पाटा, भतरा नाट, विभिन्न प्रकार के गीत जैसे कि लेंजा गीत, धनकुल गीत, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने प्री में अच्छे से पढ़ाई की है, जनजातीय संस्कृति को घोंट के पढ़ा है, जनजातियां, उपजातियां, जनजातियों की भाषाएं, बोलियां, जनजातियों के अपने सामाजिक संगठन, विवाह के प्रकार, परिवार की विशेषताएं, जनजातियों के मृत्यु संस्कार, जनजातियों में गोत्र, टोटम इत्यादि व्यवस्था, धार्मिक विश्वासों का अगर आपने पढ़ा है, नृत्य, गीत, संगीत को अगर आपने डिटेल में तैयार किया है, तो जाहिर सी बात है प्री का सारा नॉलेज यहाँ पे काम आ जाएगा। इसलिए अपने प्री के नोट्स को उठाइए, अच्छे से ब्रश अप कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, रट डालिए, और आपको यहां पर सिर्फ लिखने का प्रैक्टिस करना है, नए सिरे से नई चीजें यहां पे नहीं पढ़नी है। तो समय बचाइए और लिख डालिए, यही हमारी स्ट्रैटेजी है। इसके बाद आता है हमारा लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय। लोक संस्कृति में हम लोग खास देखेंगे अगेन नृत्य, गीत, नाट्य या नाटक, ठीक है, त्योहार, मेले, काफी व्यापक टॉपिक्स जो हैं यहां पर बनते हैं। तो लोग छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में हम लोग जनजातीय नृत्य गीत को शामिल नहीं करेंगे यहां पर। हम लोग ऐसे नृत्य गीत संगीत को शामिल करेंगे जो कि सामान्य रूप से हम लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, विशेष रूप से मैदानी इलाकों में, ठीक है। जैसे लोक नृत्य जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें आएगा लोक नृत्य में सुआ नृत्य आएगा, राउत नाचा आएगा, पंथी नृत्य आएगा, जबकि लोक गीतों में ददरिया, पंडवानी इत्यादि लोकगीत और लोक गाथाएं भी इसमें आएंगी, जैसे अहिमन रानी की गाथा, केवला रानी की गाथा, फुलबासन की गाथा। नाटक की अगर हम लोग बात करें तो नाचा जो है छत्तीसगढ़ का फेवरेट नाटक है, रहस्य इत्यादि से भी सॉलिड प्रश्न पूछे जाते हैं, गम्मत से प्रश्न पूछे जाएंगे, नाचा से जुड़े हुए विविध व्यक्तियों से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित भी प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं। मेले और त्योहार जो है कैलेंडर के हिसाब से आपको तैयार रखने पड़ेंगे और ढेर सारे याद करने पड़ेंगे। और मेले जो है आपको कहाँ कौन सा मेला लगता है, कौन से देवता से संबंधित रहता है, क्या खास बातें होती हैं, हर एक मेला को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आपका राजिम पुन्नी मेला हो गया, चाहे वो नवरात्रि में बमलेश्वरी देवी का मेला हो गया, चाहे वो लुत्रा शरीफ मजार पे लगने वाला मेला हो गया, विविध तरह के मेले जो है यहाँ पर काउंट किए जाते हैं। त्योहार तो आप लोग जानते हैं, आपका अ, हरेली त्योहार, पोला त्योहार, कमर छठ त्योहार, आछे कन्हैया, पुष्पुन्नी या छेछेरा त्योहार, ढेर सारे छत्तीसगढ़ी त्योहार हैं जिनको जो है प्रश्न के रूप में उठाया जा सकता है, उनकी विशेषताओं और उनके मनाने के तौर तरीकों पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनको प्री में आपने पढ़ करके रट रखा है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप करेंगे क्या, आप प्री का मटेरियल को वापस से 2 बार रिवाइज करेंगे और कम से कम 10 से 15 शॉर्ट नोट्स लिखने की कोशिश करेंगे। 4 नंबर के हिसाब से इन क्वेश्चंस को आप रेडी कीजिए। 4 नंबर यानी कि 60 शब्दों के हिसाब से अगर आप उतना लिख ले रहे हैं तो इसका मतलब आप 100 वर्ड्स भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है आप 30 वर्ड्स भी लिख सकते हैं। तो छोटे और लंबे प्रश्नों के बीच 4 नंबर वाले प्रश्न आपको लोक संस्कृति से तैयार करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको लोक संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्तित्वों के ऊपर खास फोकस करना है। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो विविध मैंने जो रखा है, उसमें आएंगे विविध व्यक्तित्व, जो हमारे लोक संस्कृति से जुड़े हुए कलाकार हैं, विविध तरह के कलाकार। तो ये विविध व्यक्तित्व जो हैं ये उभर करके सामने आएंगे, जैसे कि नाचा के भीष्म पितामह दाऊ मंदरा जी हैं,
इस साल जिन लोग को पुरस्कार मिला है उन सबको यहाँ पर हम लोग उठाएंगे। इसके अलावा आपके देवदास बंजारे जो पंथी नृत्य से जुड़े हैं, तीजन बाई जो पंडवानी से जुड़ी हैं। तो इस तरह से विविध व्यक्तित्व जो लोक संस्कृति से जुड़े हैं, विभिन्न संस्थाएं जो लोक संस्कृति से जुड़ी हैं, जैसे कि पुरखौती मुक्तांगन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ, ठीक है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, इन सबको यहां पर क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है संस्थाएं वाले सेक्शन से। ठीक है, इसके बाद फिर आपको छत्तीसगढ़ का राज्य अलंकरण, ये याद होना चाहिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अलंकरण और पुरस्कार। आपका किन छत्तीसगढ़ियों को राज्य अलंकरण मिला है इस साल, इसकी पूरी लिस्ट आपको होनी चाहिए। अलंकरण उसके बगल में किस क्षेत्र से मिलता है और किस व्यक्ति को इस साल मिला है, ये लिस्ट आपने प्री में रेडी किया होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के किन लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिनको कि अब खेल रत्न पुरस्कार ही कहा जा रहा है, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जा रहा है, उन सबको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो प्री में हम लोगों ने इन सबको पढ़ा हुआ है, रट्टा मार लीजिए और 4 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आप रेडी कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से विविध चीजें यहां पे आती हैं, पुरस्कार, सम्मान। ठीक है, तो व्यक्तित्व, संस्थाएं, पुरस्कार, सम्मान इत्यादि जो है ये आपका रहेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में करेंटली व्यक्तिगत जो उपलब्धियां हासिल हो रही है, कोई रिकॉर्ड बना रहा है, कोई खास काम कर रहा है, उससे संबंधित प्रश्न भी आपको यहां पर पूछे जा सकते हैं। जिन लोग सोशल इनोवेशन के लिए जाने जा रहे हैं, जिन लोग अपने सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए जाने जा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा। जो लोग समाज सेवा या राजनीति के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इवन सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी कल्चर में जनौला, मुहावरे, इन सब से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ये एक अलग ग्रुप बन जाता है। जनौला, मुहावरे और छत्तीसगढ़ी संस्कृति की जो कहावतें हैं, इन सबको जो है आपका क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में होगा, यानी 2 नंबर में पूछा जाएगा जब भी पूछा जाएगा। कुछ खास छत्तीसगढ़ी शब्दों का अर्थ पूछ सकता है, जो कि छत्तीसगढ़ी पेपर और यहाँ दोनों जगह पूछा जा सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये भाषा का पेपर नहीं है, भाषा से संबंधित चीजें भी यहाँ पे पूछी जाएंगी। इसके अलावा आपका पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल शब्द सुनते ही आपको ध्यान में आना चाहिए घूमने लायक कोई भी जगह हो। अगर यहाँ पे झरना है तो भी चलेगा, अगर यहाँ पर जो है जलाशय है तो भी चलेगा, अभयारण्य चलेंगे, ये सब प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। तो प्राकृतिक पर्यटन स्थल में आपका राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब प्राकृतिक पर्यटन स्थल में आते हैं। जलप्रपात, जलप्रपात, पाट प्रदेश, नदियां इत्यादि सब प्राकृतिक पर्यटन स्थल में आते हैं। तो वन, पर्वत, जलप्रपात, जलाशय, अभयारण्य, ये सब प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। जैसे सीता नदी अभयारण्य के बारे में बताइए, ये प्री में इस साल का क्वेश्चन था, मेंस में आपको पूछ सकता है उदंती अभयारण्य का परिचय दीजिए। तो 4 नंबर के हिसाब से आपको प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को रेडी रखना है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यटन स्थल के बाद छत्तीसगढ़ धार्मिक पर्यटन स्थलों से भरा हुआ है। राम वनगमन पथ, यहां से शुरू करके आप जो है विभिन्न धर्मों के मंदिरों का यहां पर लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, धार्मिक स्थल में खास मंदिर यहां पे आते हैं। ठीक है, रामगमन वनगमन पथ पे मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। अन्य बहुत सारे मंदिर आते हैं, प्राचीन मंदिर, आधुनिक मंदिर। इसके अलावा जो है मनोरंजक स्थल हैं ढेर सारे, संग्रहालय, आश्रम इत्यादि हैं। ये सब क्वेश्चन के रूप में आएंगे। ठीक है, संग्रहालय, आश्रम। इसके अलावा आपका राज्य सरकार के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा स्थापित कोई महत्वपूर्ण जगह हैं, जैसे कि बिलासपुर में प्लेनेटेरियम की स्थापना की गई है, तारामंडल की, इस तरह के स्थलों को भी क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। चिड़ियाघर या जू को क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है। तो ये सब जो है आपके ढेर सारे पर्यटन स्थलों में शामिल होंगे और इन पर्यटन स्थलों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सरकार कोई खास उत्सव, मेला या महोत्सव आयोजित करती है, जैसे कि चक्रधर समारोह, जाजल्य देव महोत्सव, पाली महोत्सव, इन सबसे संबंधित प्रश्न भी आपसे पर्यटन स्थल और उनसे जुड़े मुद्दों पे पूछे जा सकते हैं। तो संस्कृति का मतलब है कि हमारे जीवन जीने में जो भी चीजें मजा लेके आती हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो विविध प्रकार के प्रश्न जो है यहां पर हमको बनते हैं। ठीक है, स्मारकों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप ये पेपर प्री में पढ़े हैं और आपने अच्छे से रटा है,
तो 4 नंबर के हिसाब से इनको रेडी कीजिए, काम खत्म। आप बड़ी आसानी से इनको लिख सकेंगे, ठीक है? आपको सिर्फ अपना ज्योग्राफी रेडी रखना है। अगर आपने आप पहले लाइन में जगह के लोकेशन के बारे में बताएं, दूसरे उसकी विशेषता के बारे में बताएं, तीसरा उसकी संभावनाओं के बारे में लिखें, तो 3 या 4 लाइन में ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जनजातियों की समस्याएं। तो जनजाति वाला सेक्शन फिर लौट के आता है। सबसे पहले जनजातियों की समस्याएं क्या है? जनजातियों की समस्याओं को बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है। आपका जनजातियों का पिछड़ापन, पृथकीकरण, प्रवासन, पर संस्कृतिकरण, ठीक है? तो जनजातियों की समस्याएं पिछड़ापन, प्रवासन, पर संस्कृतिकरण, पृथककरण, पर संस्कृतिकरण और इन जनरल पिछड़ापन। ये सब जो है जनजातियों की समस्याएं हैं जिनको समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? जैसे प्रवासन मतलब जनजातियों को अपने निवास क्षेत्र को छोड़ के दूर जाना पड़ता है नौकरी के लिए, या फिर माइनिंग एरियाज की वजह से जनजातियों को विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापन एक बड़ी समस्या है। प्रवासन तो लोग अपनी मर्जी से करते हैं, पर जबरदस्ती होता है वो विस्थापन कहलाता है। तो ये टेक्निकल डिफरेंस जानिए। तो नौकरी और आपका बेहतर जीवन की तलाश में जनजातियां जा रही हैं शहरों की ओर, प्रवासन है। पृथककरण, आपका जनजातियां बाकी लोगों से अलग हैं, ठीक है? ये अलग संस्कृति है और ये अलग ही रहना चाहती हैं, ये पृथककरण की समस्या है। पर संस्कृतिकरण, लेकिन जनजातियां अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़ के आधुनिक बन रही है, जिससे पुरानी संस्कृति विलुप्त प्राय हो रही है, पर संस्कृतिकरण। तो इन सबसे संबंधित जो समस्याएं पैदा होती हैं, इनका दुष्प्रभाव जो होता है उसको हमको बताना है, और इनको दूर करने के लिए हमको उपाय सुझाने हैं। सुझाव बहुत जरूरी है। तो समस्या क्या है ये समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, और आप इन प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। 4-4 पॉइंट्स आपको एटलीस्ट लिखने हैं कि इनका प्रभाव क्या पड़ रहा है, नुकसान क्या है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपको कम से कम 6-6 सॉल्यूशंस रेडी रखने हैं। तो 5-5, 6-6 सॉल्यूशन आप इसका रेडी रखिए। इन 6 सॉल्यूशंस में चीजें ओवरलैप कर सकती है। मतलब पृथककरण का जो सॉल्यूशन है वो पर संस्कृतिकरण का भी सॉल्यूशन बन सकता है, लेकिन हर आंसर में कम से कम 6 पॉइंट होने चाहिए। तो इन सब का सॉल्यूशन, इन सब का को दूर करने के उपाय अगर आप सुझाते हैं, तो समझिए कि आपका तैयारी हो गया। तो कम से कम 6-6 उपाय प्रत्येक समस्या को दूर करने के लिए सुझाइए। समस्याओं के बाद सरकार के जो है सरकारी कदम, सरकारी कार्यक्रम, ठीक है, योजनाएं, नीतियां, है ना? तो जनजातीय विकास के लिए सरकारी कार्यक्रम, योजनाएं, नीतियां जो बनाई गई हैं विकास के उद्देश्य से, ठीक है, जनजातीय विकास के उद्देश्य से जो सरकारी कार्यक्रम, योजनाएं, नीतियां, संवैधानिक प्रावधान, इन सबको आपको रेडी करना है। संवैधानिक प्रावधान, इन सबको आपको रेडी रखना है। तो संविधान में कहां कहां प्रावधान दिए हैं ये आपने संविधान में रट लिया होगा। कार्यक्रम और योजनाएं आप जब पेपर 7 के लिए पढ़ते हैं, सामाजिक विधान, वहां से रेडी हो जाती है। नीतियां, नीतियां भी ऑलमोस्ट आपका पेपर 7 यूनिट 1 से रेडी हो जाता है, जो कानून और सरकारी योजनाओं के बारे में बात करता है। तो इस तरह से आपको अलग से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप उधर से एक रिवाइज मार लीजिए, एक रिविजन मार लीजिए, तो ये चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से आप रेडी हो सकते हैं। अगर आपने वहां तैयार नहीं किया तो आप यहां अच्छे से तैयार कीजिए, तो पेपर 7 यूनिट 1 और आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन में पेपर 3 यूनिट 2 ऑलरेडी आपका रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख करके रट्टा मार के इसको फाइनल तैयार कर सकते हैं, तो दूसरे पेपर्स में आपकी बड़ी मदद मिलेगी। तो इस तरह से मैंने बताया कि यहां पर 4 हिस्सों में हमने सिलेबस को बांटा है, और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट प्रकार के होंगे, जैसे कि ददरिया गीत पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, जैसे कि जनजातियों को आरक्षण देने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, जैसे कि जनजातियों संबंधी पंचशील सिद्धांत के बारे में बताइए, सरकारी कार्यक्रम है। घोटुल पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, ये जनजाति संस्कृति से पूछ सकता है, ठीक है। लोक संस्कृति से आपको जो है पंडवानी गीत के बारे में पूछ सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे रहेंगे। और ध्यान रखना है, मैंने सिलेबस को 4 हिस्सों में बांटा है, जैसे जनजातियों की समस्याएं, विविध, विविध के बाद आपका लोक संस्कृति और जनजातीय संस्कृति। मैंने पेपर को 4 हिस्सों में बांटा है, और इस तरह से बांटने का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक सेक्शन में से क्वेश्चन आएंगे। 4 अलग अलग सेक्शन में से क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। इसका यह मतलब नहीं कि आप खाली जनजातीय संस्कृति और जनजातियों की समस्याएं पढ़ के पेपर को भूल जाइए। तो हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको सरप्राइज कर दे। इसका मतलब यह है कि इस सिलेबस को 4 हिस्सों में तैयार किया गया है, और क्वेश्चन पूछने वाले लोग हर हिस्से में से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे।
इसलिए इसको 4 हिस्सों में बांट करके आप रेडी कीजिए, प्रत्येक हिस्से में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लोक संस्कृति से प्रश्न आए लेकिन पर्यटन स्थल से ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। पर्यटन स्थल से प्रश्न आए लेकिन जनजाति को समस्याओं से प्रश्न ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चारों सेक्शन में से क्वेश्चन आएंगे। संस्कृति, जनजातीय संस्कृति और आपका लोक संस्कृति से क्वेश्चन आने की 2 नंबर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ज्यादा संभावना है। 4 नंबर के क्वेश्चन भी इन्हीं सेक्शन से आने की संभावना है। लेकिन पर्यटन स्थलों से भी 4 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है, विशेष रूप से संस्कृति और समस्याओं से पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आप चीजों को बांट लीजिए और जो प्री में पढ़े हैं, उसी मटेरियल को दोबारा पढ़िए, 2 बार पढ़िए और 4 नंबर के हिसाब से आंसर तैयार करने की कोशिश कीजिए। इस सेक्शन में अगर 4 नंबर के हिसाब से यानी कि 60 वर्ड के आंसर अगर आप अच्छे से लिखते हैं, इसका मतलब है आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों को हैंडल कर सकते हैं। ये पेपर अच्छा तैयार करने से आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास वाले पेपर पे भी फायदा होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भूगोल को भी अच्छे से समझने में मदद मिलेगी, पेपर 5 में आसानी होगी। इसके अलावा पेपर 7 में सरकारी नीतियों और योजनाओं के बारे में अध्ययन करने में आपको बहुत आसानी होगी। समाजशास्त्र के सिद्धांतों को यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे बड़ा फायदा जो है आपको होगा निबंध में। अगर आप निबंध में जो है 4 निबंध हमको लिखने रहते हैं, जिनमें से 2 निबंध छत्तीसगढ़ के ऊपर रहते हैं और अक्सर कम से कम 1 निबंध छत्तीसगढ़ की संस्कृति से पूछता है। तो ये पेपर अगर आपने लिख करके रेडी किया है, तो ध्यान रखिए आपको निबंध छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बहुत व्यापक लिखने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से लिखा जाएगा। और अगर आपने छत्तीसगढ़ से संबंधित निबंधों में संस्कृति संबंधित निबंध तैयार किए हैं, तो फिर आपको इस पेपर में बिल्कुल रीडिंग लगा के निकल जाने की जरूरत है। आप आसानी से ग्लाइड कर सकते हैं क्योंकि आपका ऑलरेडी तैयार हो गया है। तो ध्यान रखिए, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि प्री में आपके काम आता है, मेंस में काम आता है। मेंस में पेपर 6 यूनिट 3 तो है ही, इसके अलावा और भी 3 पेपर्स में इसका योगदान है और निबंध के पेपर में तो ये पूरा का पूरा लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के निबंध में आपका संस्कृति संबंधी टॉपिक को हैंडल करने में ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, 13 मार्च से सीजीपीएससी मेंस का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है साकार एकेडमी में। आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एडमिशन ले सकते हैं और अपने सारे डाउट सॉल्व कर सकते हैं। आशा है कि ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आएगी और हमारी आने वाली क्लासेस में शामिल होकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और सफलता सुनिश्चित करेंगे। थैंक यू।